काम जारी आज के इस लाइव सेशन में आप सभी का खैर मकदम है। हस्ब मामूल हमारी ऑडियो वीडियो क्वालिटी के हवाले से चैट सेक्शन में मुत्तला फरमाए ताकि बाज़ाब्ता तौर पर आज के सेशन का आगाज़ किया जा सके। चैट सेक्शन में नेहा इस्लाम, सबा हयात, आरिफा अहमद, फ़ायज़ा जावेद और बहुत सारे अहबाब हैं जिन्होंने सलाम कहा है। आप सभी को वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके मैसेजेस मौसूल हो चुके हैं। नौशाबा, शमा, ज़ेबा, सैयदा मरियम, अविनाश रेड्डी। आइए बग़ैर किसी ताख़ीर के हम आज के मौजू का आगाज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट सब्जेक्ट उर्दू यूनिट 7 तनकीद व तहक़ीक़, इस यूनिट में आज का हमारा ये 11वां लेक्चर है। निसाब आपकी स्क्रीन पर है। पहले लेक्चर में तनकीद की तारीफ़ और उसकी अहमियत, दूसरे सेशन में तज़किरों की तनकीदी अहमियत, तीसरा लेक्चर मशरिकी तसव्वुर तनकीद में अरबी शेरियात पर मुश्तमिल था। चौथे लेक्चर में फ़ारसी शेरियात पर गुफ्तगू की गई। पाँचवें लेक्चर में संस्कृत शेरियात। उसके बाद छठा लेक्चर हमारा अफलातून का नज़रिया शायरी। सातवां लेक्चर अरस्तु और अरस्तु का तनकीदी नज़रिया। उसके बाद फिर आठवें लेक्चर में लॉन्जाइनस और आई ए रिचर्ड्स, इसका मुताला किया हमने। 9वें लेक्चर में मैथ्यू आर्नोल्ड और टी एस एलियट, इन दोनों शख्सियात को पढ़ने की हमने कोशिश की थी। 10वां लेक्चर हमारा मार्कसी तनकीद पर मुश्तमिल था। आज का हमारा 11वां लेक्चर है जिसमें हम जमालियाती तनकीद को इंशाअल्लाह तबारक ताला तफसील के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। जमालियाती तनकीद के हवाले से एक कौल है आसबुरन का। आसबुरन है, कोई तनकीदी फ़ैसला जमालियाती अक़दार पर नज़र रखे बगैर सही नहीं हो सकता। आप पढ़ रहे हैं दबिस्तान तनकीद। दबिस्तान तनकीद में तनकीदी नज़रियात, तनकीदी फ़ैसलों को आपने पढ़ना है, इहाता करना है मुख्तलिफ़ दबिस्तानों का। लेकिन आसबुरन का ख़याल है कि कोई भी तनकीदी फ़ैसला हो, जब तक कि आप जमालियाती पहलुओं पर, जमालियाती अक़दार पर नज़र सानी नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपका फ़ैसला वो दुरुस्त नहीं हो सकता। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जमालियाती तनकीद कितनी अहम है या जमालियाती अक़दार पर नज़र डालना कितना ज़रूरी हो जाता है। एक मुफ़क्किर है, हमारे अहद का मुफ़क्किर है सारतर। शायरी को मुसव्विरी, म्यूसिकी और संग तराशी के सफ़ में जगह देता है। फ़नून लतीफ़ा में आपको मुसव्विरी, म्यूसिकी और संग तराशी, ये तीनों आपको नज़र आ जाएंगे। और उसमें सारतर ने शामिल किया है शायरी को, गोया के एक ही सफ़ में खड़ा कर दिया शायरी को मुसव्विरी, म्यूसिकी और संग तराशी के पहलू में। सारतर, जेन पॉल सारतर, 21 जून 1905 को इनकी विलादत हुई। 15 अप्रैल 1980 को इनकी वफ़ात हुई। वालिद का इंतकाल बचपन ही में हो चुका था। वालिदा मोहतरमा ने उनकी परवरिश और निगहदाश्त की। अकेले थे, यतीमी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। इस सबब से उन्होंने अपने आप को मुक़य्यद कर लिया। लाइब्रेरी में किताबों से दोस्ती कर ली और किताबें कभी भी बेवफ़ाई नहीं करती, दगा नहीं देती, बदअहदी नहीं करती। दोस्त कितना ही अजीज़, कितना ही प्यारा हो, कभी न कभी उससे चोट पहुंच सकती है, इम्कानात, ख़दशात बाकी रहते हैं। लेकिन किताबें वो हमसफ़र है, वो दोस्त है जो ज़िंदगी के हर महाज पर, हर लम्हे पर आपको वफ़ा के साथ खड़ी नज़र आती है। और यही वो ज़रिया था कि जीन पॉल सारतर के नज़रियात आफाकी बनते चले गए। इनकी जो थ्योरीज़ है वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। चूँकि जमालियाती तनकीद आप पढ़ रहे हैं तो एग्जिस्टेंस क्या है, एसेंस क्या है, इसका जानना ज़्यादा ज़रूरी है। और एग्जिस्टेंस है, एसेंस है, एस्थेटिक सेंस है, एक्सप्रेशनिज़म है, ये सभी को आज हम तफसील के साथ पढ़ेंगे ताकि जमालियाती पहलू है क्या, जमाल किसे कहते हैं, जमील कौन है, जमाल कौन है, हुस्न की तारीफ़ क्या है, क्या हुस्न तंज़ीही है या मारूज़ी है, हुस्न तजसीमी है या गैर मुजस्सम है,
हुस्न तख़य्युल पर मबनी है या हुस्न हक़ाइक़ पर मबनी है? क्या है हुस्न और क्या तलाश करता है एक जमालियती नक्काद एक फ़न पारे में, एक मखतूते में या एक मुसव्वदे में? जमालियती पहलू किसे कहेंगे? शायरी किस बात का तकाजा करती है, नस्र किस बात का तकाजा करती है? शायरी इबहाम की मतलूब है, जबकि नस्र वजाहत, कतय्यत, दलाइल, हक़ाइक़ इन चीज़ों का मुतालबा करती है। तो बहैसियत स्टूडेंट, बहैसियत रिसर्च स्कॉलर, जब आप जमालियती तनकीद का मुताला करेंगे तो आपको इन तमाम तर इस्तिलाहों से वाकफियत होना ज़रूरी है, इन थ्योरीज से शनासाई होना ज़रूरी है। जाहिर सी बात है, जब भी कोई लफ्ज़ तर्जमा होकर उर्दू अदब में आता है तो कमा हक़्क़हू उस इस्तिलाह की वो तशरीह करने से कासिर रहता है। यही सबब है कि आपको तफसील के साथ इस मौजू को आज पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। कोशिश करूँगा हत्तल इम्कान जितना मुमकिन हो सकता है। तो यहाँ पर सारतर की हमने बात की। सारतर हमारे मौजूदा दौर का एक मुफक्किर है। उन्होंने मुसव्विरी, मौसीकी और संग तराशी के मुमासिल करार दिया है शायरी को। अब शायरी को जब मुसव्विरी, मौसीकी और संग तराशी के मुमासिल करार दिया जा रहा है तो ये बात आपके जहन में अब घर कर लेनी चाहिए कि जिस तरीके से मुसव्विरी का काम हिज हासिल करना है, मौसीकी का काम फरहत और इम्बेसात है, संग तराशी जो है वो महजूज होने के लिए की जाती है या तफरीह तबाह का ज़रिया होती है या उसका एक पर्पज़ है, एक मकसद है, फरहत, इम्बेसात, मसरत, खुशी। तो यही काम शायरी से भी लिया जाना चाहिए, ऐसा ख्याल सारतर ने जाहिर किया है। और ये सब के सब जो है फ़नून लतीफ़ा में शामिल है। और फ़नून लतीफ़ा का सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद है। वो मकसद क्या है? लुत्फ़ अंदोज़ी या फिर हुसूल इम्बेसात। तो ये बात तो तयशुदा है कि अफलातून जिस मकसदियत का कायल था, या मार्कसी तनकीद या कार्ल मार्क्स के नज़रियात के पैरोकार या तरक्की पसंद तहरीक के वाबस्तगान जिस मकसदी शायरी के मुतमन्नी थे, वो आपको जमालियाती तनकीद में नज़र नहीं आएंगी। क्योंकि लफ्ज़ों का गोरख धंधा मार्कसी तनकीद में नज़र आ सकता है, लेकिन जमालियाती दबिस्तान में आपको वो चीज़ नज़र नहीं आएंगी। उसी को यहाँ पर समझाना मकसूद है। आसान लफ्ज़ों में आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जमालियाती तनकीद जो मबनी है जमाल पर, उसके हुस्न पर, उसको आपको यहाँ पर समझना है। और सारतर ने शायरी को फ़नून लतीफ़ा में शामिल कर दिया और इन सब का मकसद जो है मसरत हासिल करना है। अब जमालियाती तनकीद, इसके हवाले से कुछ और बातें। इंसान गाने सुने तो खुश हो जाए, तस्वीर या मुजस्समा देखे तो उसे एक सुरूर हासिल हो, और यही मकसद है फ़नून लतीफ़ा का। गोया सारतर ने इसीलिए कहा कि यही काम शायरी का भी होना चाहिए। इंसान शायरी को सुनकर खुश हो जाए, उससे हिज़ हासिल करे, वो उससे महजूज हो जाए, यही ख्याल सारतर ने शायरी के हवाले से जाहिर किया है। आगे बढ़ते हैं। अब मौसीकी, मुसव्विरी, संग तराशी, ये सब के सब इंसान को खुशी देने का काम करती है। अब गोया खुशी देने का काम करती है तो इसमें क्या है? इसमें जो है हुस्नकारी है, हुस्न का इजहार है। क्योंकि एक मुसव्विर ये चाहता है कि उसकी पेंटिंग बेहतर से बेहतर हो, उम्दा से उम्दा हो। एक संगतराश ये चाहता है कि उसका मुजस्समा असल से करीब हो। बिल्कुल उसी तरीके से शायरी में हुस्न है। अब हुस्न शायरी में है, लफ्ज़ों में है, अशार में है, शायर के तख़य्युल में है, उसके जहन में है। तो शेर अगर हुस्न मुजस्सम है तो तनकीद निगार का यह फ़र्ज ठहरा कि शेर में हुस्न के जितने अनासिर मौजूद है उन सब का पता लगाए। जहन में मौजूद है हुस्न, अल्फाज में मौजूद है हुस्न, सिफ़े किरतास पर बिखेरा गया है हुस्न। और एक तनकीद निगार अगर जमालियाती तनकीद से वाबस्ता है, अब ये उसका काम है, ये उसका मनसब है कि उन तमाम तर हुस्न के पहलुओं का पता लगाने की कोशिश करे। और इसी को जो है जमालियाती तनकीद कहा जाता है। इसी का नाम जो है जमालियाती तनकीद है। अब जमालियाती तनकीद पर अलग अलग मुहक्किकीन का, नाकिदीन का क्या ख्याल है। जॉर्ज संतियाना
उनका ख्याल है इस तनकीद को तनकीद ही नहीं मानता जो शेर में हुस्नकारी के अमल को नजरअंदाज करे। अब जो मुख्तलिफ दबिस्तान है तनकीद के, तो जॉर्ज संतियाना का कहना है कि मैं उस तनकीद को तनकीद ही नहीं मानता जो शेर में हुस्नकारी के अमल को नजरअंदाज करे। जैसे मार्कसी तनकीद, मार्कसी तनकीद में आपको जमालियाती तनकीद के पहलुओं पर गौर खौस करना नजर नहीं आएगा, वो तो मकसदियत के कायल है। अल्फाज को अपने दिल की बात के जरिए से बयान कर देना, यह है तनकीद तरक्की पसंद तहरीक की शायरी। वाज़े लफ्जों में, खुले लफ्जों में, आम लफ्जों में जिनके लिए लिखी जा रही है, जिनके लिए शायरी कही जा रही है, उन्हें समझ में आ जाए। उसमें अल्फाज की तरकीब, सनाए लफ्जी, सनाए मानवी, हसीन और जमील लफ्जों का इंतखाब, तशबीहात, इस्तिआरात का बरमहल इस्तेमाल, नादिर कवाफी रदीफ का एहतमाम, शगुफ्ता बयानी, हुस्न की पुरकारी, इन सबसे तरक्की पसंद तहरीक को कोई मतलब नहीं है। वो चाहती है मुझे ये कहना है, बात बस समझ में आ जाए, बात खत्म हो जाए, मकसदी शायरी। लेकिन संतियाना वो हुस्नकारी को जो है जरूरी करार देते। जैसे आजबुरन ने कहा, आजबुरन के नजदीक ऐसा तनकीदी फैसला जो शायरी में हुस्नकारी के अमल पर गौर किए बगैर किया गया हो, दुरुस्त नहीं हो सकता। आजबुरन ने यह ख्याल जाहिर किया गोया कि तनकीदी एतबार से हुस्नकारी पर काम किया जाना चाहिए। टी.एस. एलियट ने कहा, जिनको अभी तफसील से हम पढ़ चुके हैं, उनका कहना है कि तनकीद ना तो साइंस है और ना ही हो सकती है। इस पर कहा गया कि जमालियाती तनकीद तो साइंस के आसपास भी नहीं पहुंच सकी, क्योंकि यही समझना मुश्किल है कि हुस्न आखिर है क्या, किसे कहा जाता है हुस्न, इंसान के हवास पर किस तरह असरअंदाज होता है हुस्न। लेकिन आज ये कहना मुमकिन है कि जमालियाती तनकीद मुकम्मल साइंस ना भी बन सके तो साइंस के नजदीक जरूर पहुंच चुकी है। कैसे, अभी आगे हम देखेंगे। क्या है हुस्न, ये नहीं है पता। तो टी.एस. एलियट ने नफी की है, जबकि जॉर्ज संतियाना और आजबुरन जमालियाती पहलुओं को, जमालियाती अकदार को लाजिम और मलजूम गर्दानते हैं। एक नक्काद के अल्फाज में शेर इत्तलाती जुबान से गुरेज करता है, इसलिए शेर में नजरिए की तलाश ला हासिल हो सकती है, लेकिन शेर में जमालियाती वसाइल की तलाश जरूर नतीजा खेज होंगी। जमालियाती वसाइल की तलाश शेर में होनी चाहिए। डॉक्टर इकबाल को पढ़ लीजिए, हसरत मोहानी को पढ़ लीजिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद की नस्र हो या शायरी, जब से देखी है नस्र आजाद, नज़्म हसरत में मजा ना रहा। ये नस्र के हवाले से कहा है हसरत मोहानी ने आजाद साहब की, जब से देखी है नस्र आजाद, नज़्म हसरत में वो मजा ना रहा। गुबारे खातिर का मुताला कीजिए, वो जमालियाती पहलू जगह जगह पर आपको नजर आ जाएंगे। अरे वली दखनी के यहां पर जमालियाती पहलू पाए जाते हैं, जबकि वली दखनी की जुबान कदीम है। तो इत्तिलाती जुबान, इत्तिलाती जुबान से मुराद क्या, कल छुट्टी है, ये इत्तिलाती जुबान है। लेकिन शेर जमालियाती पहलुओं का इहाता करती है, इसलिए शेर का पारख उन वसाइल के दरियाफ्त में सरगर्दा रहता है जिनसे किसी फन पारे में हुस्न दिलकशी पैदा होती है। गोया जमालियाती तनकीद का मकसद अदब में जमालियाती अनासिर की शनाख्त और उस बुनियाद पर किसी फन पारे की कद्र कीमत का तयन करना, यह है जमालियाती तनकीद का असल मकसद। अदब में जमालियाती अनासिर की शनाख्त और उसी बुनियाद पर किसी फन पारे की कद्र कीमत का तयन करना, यह है असल जमालियाती तनकीद या जमालियाती तनकीद का मकसद। अब शेर की जमालियाती कदरों का एतराफ आज की बात नहीं है। जब तनकीद का बाज़ाब्ता वजूद भी नहीं था, उस वक्त भी शेर पढ़ने या सुनने वाले को
उसका एहसास जरूर था कि शेर में यकीनन कोई ऐसी चीज होती है जो दिल पर जादू सा कर देती है। दिल से निकलती है जो बात असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। तो अभी तनकीद का बाज़ाब्ता तौर पर वजूद नहीं हुआ था, मगर एहसास था कि एक जादू है, एक हुस्न है, मगर उस जादू का तज्जिया करना, शनाख्त करना आसान नहीं था। इसलिए नाकिदीन भी सरसरी तौर पर तारीफी कलमात अदा करके समझते रहे कि तनकीद का हक अदा हो गया। यहां तक कि 18वीं सदी के वस्त में बाउमगार्टन ने फलसफे अदब के लिए एक इस्तिलाह एस्थेटिक, अब एस्थेटिक ये बहुत वसी लफ्ज है। एस्थेटिक, अगर इस लफ्ज की तशरीह आप करना चाहेंगे तो बहुत वसी हो जाएंगे। एस्थेटिक सेंस, जमालियाती हिज। यार देखो, जमालियाती हिज, एस्थेटिक सेंस मतलब आम लफ्जों में मेरे ख्याल से ये मिसाल भी उसके लायक नहीं है जो मैं देने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बहुत अरफा आला म्यारी लफ्ज है एस्थेटिक। जैसे ड्रेसिंग सेंस, लिबास का जेबतन करना, ये डिपेंड करता है उस शख्स की, उस पर्सन की मेंटालिटी पर या उसके एस्थेटिक सेंस पर। जैसे कुछ होते हैं जो बिल्कुल सोबर, डिसेंट, वेल मैनर्ड, वेल ड्रेस्ड, उनका जो ड्रेसिंग सेंस होता है बिल्कुल मुअद्दबाना होता है, मुहज्जब होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो धूम धड़ाका, टिकली पटाका। तो ये वजाहत करता है उनके एस्थेटिक सेंस की। जैसे कोई शादी की तकरीब है, ईद का कोई मौका है, कोई महफिल है, कोई फंक्शन है। अब जैसे आपके प्रोफेसर, अब एक डिपार्टमेंट में 4 प्रोफेसर है, लेकिन किसी का एस्थेटिक सेंस मुख्तलिफ है, किसी का एस्थेटिक सेंस अलग है। कोई लाल, पीला, नीला, हरा, गुलाबी अजीब अजीब किस्मों का जो है वो पहनकर आ जाता है। नहीं, सैयदा मरियम बहुत अलग चीज है। नॉस्टैल्जिया और एस्थेटिक सेंस जमीन आसमान का फर्क है, बहुत अलग है। इसीलिए मैंने कहा कि शायद एस्थेटिक को पढ़ने के लिए आपको और भी ज्यादा किताबों को देखना होगा। ये एक लफ्ज है, लेकिन इसका माना, इसका मफहूम बहुत वसी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पीपीटी बनाते हो, क्योंकि मैं सीनियर कॉलेज में 5 साल तक काम कर चुका हूं, 2 मरतबा नैक कमेटी हमने फेस की है। और जो IQEC पूरी एक बॉडी होती है, मैं उसका एक अहम रुकन रह चुका हूं। वेबसाइट डेवलप करना, नैक कमेटी के वेबसाइट पर अपलोड करना, पीपीटी को प्रेजेंट करना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जब नैक कमेटी के अफसरान विजिट करते हैं वहां पर प्रेजेंट करना, खुद प्रिंसिपल का प्रेजेंटेशन हमने रेडी किया है। अब देखो, लेडीज टीचर, बुरा मत मानिएगा, जो महसूस किया तजर्बा वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। वो जब पीपीटी बनाते हैं तो उसमें फूल, पत्ती और अलग अलग टेक्सचर के बैकग्राउंड, कलरफुल बहुत ज्यादा पीपीटी को बनाने की कोशिश करते हैं। ये उनके एस्थेटिक सेंस को बताता है। जबकि जिस मकाम पर आप पीपीटी को प्रेजेंट कर रहे हो वो कोई मार्केट नहीं है, वो कोई एडवर्टाइजमेंट की एजेंसी नहीं है। जो बंदा आ रहा है वो वाइस चांसलर है, वो एक डिग्निटी पर्सन है, वो देखता है आपके एस्थेटिक सेंस को। कलरफुल रहना बुरी बात नहीं है, लेकिन जिन कलर्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऑफिशियल होना चाहिए। क्या हम जब अपनी पीपीटी बनाते हैं तो बैकग्राउंड में फ्लावर्स, अलग अलग टेक्सचर्स यूज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन पर्पस क्या है? पर्पस है कंटेंट की विजिबिलिटी। आपको वो इजीली विजिबल होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए। फॉन्ट साइज क्या रखना चाहिए, कलर कौन सा रखना चाहिए, हाइलाइटर कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब डिपेंड करता है एस्थेटिक सेंस पर। जैसे फॉर एग्जांपल आप घर में खाना परोस रहे हैं, अब आपने क्या कि खाना बहुत जायकेदार बनाया, आपने जायकेदार बनाया तो है, लेकिन जब आप उसको पेश करते हैं ना, तो वो पेश करने का अंदाज आपके एस्थेटिक सेंस की वजाहत करता है। ठीक है, रोजाना आप उसका मुजाहिरा नहीं कर सकते, लेकिन
जुमा के दिन, संडे को, किसी त्यौहार के दिन आप कुछ ना कुछ इस चीज का मुजाहिरा तो वहां पर बहरहाल कर सकते हैं। तो किस तरीके से मुजाहिरा होगा? मुजाहिरा मुख्तलिफ तरीके से, जैसे आप किसी होटल में जाते हैं, शेफ, जब शेफ आपके टेबल के ऊपर खाना जो है वो सजाने की कोशिश करता है, उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन कैसा होता है? वे ऑफ प्रेजेंटेशन, वो बड़े सलीके से, बड़े करीने से प्लेट्स लाकर रखता है, नाइफ है, स्पून है, फोक है, वो यहां पर जो है मौजूद रखता है, कटर्स वहां पर मौजूद होते हैं। वो जब आपके सामने कोई प्लेट भी सजाता है तो उसको गार्निश करता है बड़े तरीके से, बड़े सलीके से। तो यही तो सब चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्थेटिक सेंस, मैं चाहूंगा वो स्टूडेंट्स जो हमारे लाइव बैच का हिस्सा है और इस वक्त कॉल कर रहे हैं, तो मैं चाहकर भी कॉल रिसीव नहीं कर सकता, तो आप लोग क्लास का जब इल्म हो जाए तो प्लीज कॉल या मैसेज करने से परहेज किया कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक जो बात हुई है समझ में आ गई? बताइए। प्लीज फौरी तौर पर मैसेज कीजिए। चलिए माशाल्लाह। तो एस्थेटिक एक वो चीज हमने देख ली है। आगे बढ़ते हैं। डिकॉट, कांट और गोएटे वगैरह ने फलसफा जमाल पर गौर किया और वो इस सिलसिले में अहम बातें बताते हैं। कौन कौन सी बातें बताते हैं एक करके हम देखेंगे। डिकॉट है, कांट है, गोएटे है, इन लोगों ने जो है फलसफे जमाल पर बात की है और अलग अलग गुफ्तगू उन्होंने की। अब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तफसील से हम नहीं जाते हैं। अगर आप और ज़्यादा तफसील से जानना चाहते हैं तो प्रोफेसर नूरुल हसन नकवी की किताब है, उनका आप मुताला कर सकते हैं। डिकार्ट है, कांट है, गोएटे, उनके बाद नंबर आता है हीगल का। उसने कहा कि हयाती सूरतों के जरिए तसव्वुर के इजहार का नाम हुस्न है। हयाती सूरतों के जरिए, जिंदा व जावीद सूरतों के जरिए तसव्वुर के इजहार का नाम हुस्न है। अभी तक हम लफ्ज हुस्न क्या है ये समझ नहीं पाए हैं। जमालियाती तनकीद पर जब से क्लास का आगाज हुआ अभी तक हम इसी लफ्ज पर रुके हुए हैं। क्या है हुस्न? इशरत परवीन आप लेफ्ट हो जाइए, बाद में आके आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। हेगल बहुत बड़ा मुफक्किर गुजरा है और उसके ख्यालात ने पूरे यूरोप को मुतासिर किया है और उसका ये ख्याल है कि हयाती सूरतों के जरिए तसव्वुर के इजहार का नाम हुस्न है। अब जदीद जमाने में क्रूचे ने एक नजरिया पेश किया, एक्सप्रेशनिज्म, इजहारियत। क्या कहा उसने कहा फनकार जब कोई फन पारा पेश करता है तो उससे पहले उसके जहन में फन पारे की मुकम्मल तहकीक हो चुकी है। पेशकश उस तख्लीक का जाहिरी अमल है। जैसे एक मुसव्विर है, एक पेंटर है, वो कोई तस्वीर बनाना चाहता है, कोई हसीन सी खूबसूरत सी, जैसे आपने डवंसी की तस्वीर का नाम सुना होगा, मोनालिजा, जिसे किसी भी एंगल से देखा जाए तो खुश है क्योंकि उसका एक रेशो है। अब रेशो को आप किसी और दिन पढ़ लीजिएगा क्योंकि हर चीज़ जो होती है वो अगर एक परफेक्शन के साथ रेशो में बनाई जाए तो वो फिर खूबसूरत ही होती है। और डवंसी की जितनी भी तस्वीर है वो एक मखसूस रेशो में बनाई गई है। इंसान के जो फेस होते हैं, जो चेहरे होते हैं, वो अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ 5, 7, 6 जो है वो चेहरों की शनाख्त की गई है ना। रेक्टेंगुलर होता है, स्क्वायर होता है और इसी के साथ में सर्कुलर होता है। अलग अलग उसकी शक्लें, मुझसे ज़्यादा आप लोग वो जानते होंगे इस ताल्लुक से। तो एक पेंटर तस्वीर बना रहा है तो तस्वीर उसने पहले अपने जहन में सोची, तो ये जो तस्वीर है वो उसके जहन में मुकम्मल हो चुकी।
हाँ, बस उसके जहन में जो मुकम्मल हो चुकी है उस तख्लीक का ज़ाहिरी अमल ये पेंटिंग है। ये ऐसा ख्याल ज़ाहिर किया क्रोचे ने और इसका नाम दिया है एक्सप्रेशनिज्म। अब ये हर चीज़ में आ गई। आज मैं क्लास ले रहा हूँ तो क्लास में मुझे क्या बताना है, मैंने जहन में एक सिनॉप्सिस तैयार कर लिया, खाका तैयार कर लिया, किन किन पॉइंट्स को मुझे हाईलाइट करना है। एक्सप्रेशनिज्म है, एस्थेटिक सेंस है, सार्थर का नजरिया है, एग्जिस्टेंस है, एसेंस है, और उस चीज की वजाहत कर रहे हम। तो देखा जाए तो लेक्चर जहन में हो चुका, वो जो ख्यालात है उस ख्यालात के इजहार का नाम ये क्लास हो रही है। हाँ, लेकिन इस नजरिए से बहुत से फिर मुफक्किरों ने इख्तिलाफ भी किया है, लेकिन ये सच भी है। जैसे एक पेंटर जब तस्वीर बनाता है तो बनाते बनाते वो रुकता है, फिर कुछ देर पीछे चलता है, वहां से हटकर फिर तस्वीर को देखता है, फिर आगे आता है, फिर काम करता है, फिर पीछे की तरफ जाता है, फिर तस्वीर को देखता है, फिर आगे आके काम करते हैं। तो ये पीछे जाकर तज्जिया करना, यही तो तनकीद है कि जो ख्याल में मौजूद शबी है वो वाकई में सफ़े पर मौजूद है या नहीं, वो इम्तियाज करने की कोशिश कर रहा है, दूर जाकर एंगल से देखकर उसकी वजाहत करने की कोशिश कर रहा है एक पेंटर। अब हुस्न है क्या जिसकी तलाश यहां पर की जा रही है? शेर और अदब में दिलकशी है, रानाई है, और दिलकशी और रानाई का जो सबब है वो हुस्न है। तो भैया हुस्न है क्या? और ये आज की बात नहीं है कि हुस्न पर आज हम गौर खौस कर रहे हैं, सदियों से हुस्न पर गौर किया जा रहा है। कदीम यूनान में हुस्न को तंजीही मानते थे। तंजीही यानी हुस्न की कोई शक्ल नहीं है, उसे देखा नहीं जा सकता, हाँ उसे महसूस जरूर किया जा सकता है, उसे देखा नहीं जा सकता। अब सवाल यह पैदा होता है कि जब देखा नहीं जा सकता तो उसकी तस्वीर कशी भी मुमकिन नहीं, क्योंकि जो देखा नहीं वो बनाएंगे कैसे? तस्वीर के लिए, इजहार के लिए, जैसे मैं अगर आपको इमेजिन करने के लिए कहूं किसी चीज को, तो अगर वो चीज आपने देखी है तो आप इमेजिन कर लेंगे, सोच लेंगे, तखय्युल से काम लेंगे, लेकिन जो देखी ही नहीं जी, इसीलिए तो जन्नत को जो कहा गया है ना वो किसी के वहम गुमान में आ सकती है, ना किसी के ख्याल में आ सकती है, ना किसी के सोच विचार में आ सकती है। वो इतनी हसीन है, इतनी खूबसूरत है कि लफ्जों में उसकी खूबसूरती को बयान नहीं किया जा सकता, ख्याल में उसके हुस्न को समोया नहीं जा सकता, क्योंकि देखा ही नहीं है। जो चीज देखी नहीं, बस हम ये कह सकते हाँ वो बहुत हसीन है, कितनी नहीं बता सकते। इसीलिए वो हमारे वहम गुमान से दूर है, हमारे ख्यालात से दूर है, हमारे तफक्कुरात, तसव्वुरात, नजरियात, मुशाहिदात का वो हिस्सा नहीं है। तो कदीम यूनानियों ने जो कहा कि हुस्न तो तंजीही है, यानी उसकी कोई शक्ल नहीं और जिसको देखा नहीं जा सकता, तो फिर फनून लतीफ़ा में उसको बयान कैसे कर सकते हैं? क्योंकि फनून लतीफ़ा में तो चाहे मुसव्विरी हो, संगतराशी हो, उसको देखा भी जा रहा है और उसको बयान भी किया जा रहा है। तो फिर अब अरस्तु का जो नजरिया है, अरस्तु ने कहा कि हुस्न तजसीमी है, तंजीही नहीं है, वो तजसीमी है, यानी मुजस्सम है, यानी हुस्न की शक्ल भी है, हुस्न को देखा भी जा सकता है, हुस्न को बताया भी जा सकता है, और यही फनून लतीफ़ा की बुनियाद है। हां, देखा जा सकता है, बनाया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, फिर भी ये एक पोशीदा है, पूरा असरार शय है जिसकी तारीफ मुमकिन नहीं है। अब तारीफ मुमकिन नहीं है तो फिर कैसे वजाहत करेंगे कि हुस्न आखिर है क्या? क्योंकि जमालियाती तनकीद में तो बहरहाल आपको हुस्न कारी तलाश करना है। तो सबसे पहले हुस्न है क्या ये समझ लेना होगा, तब ना कहीं जाकर उसकी तलाश मुमकिन हो पाएंगी। तो बामगार्डन ने कहा, ऊपर हमने देखा ना, यहां पर डिकार्ट, कांट, गोइटे, हिगल, क्रूचे, अब अलग अलग नजरियात।
बामगार्डन, उन्होंने कहा हकीकत और हुस्न, हकीकत और हुस्न एक ही शय के दो रूप है। गौर से सुनिएगा, हकीकत और हुस्न एक ही शय के दो रूप है। हां, जिस चीज का इल्म हमें ताकुल के जरिए होता है उसे हकीकत कहते हैं, ताकुल अक्ल के जरिए से उसे हकीकत कहते हैं, और जिस चीज का इल्म हमें एहसास के जरिए होता है उसे हुस्न कहते हैं। बड़ी नफीस, बड़ी महीन, बड़ी फलसफियाना गुफ्तगू है बामगार्डन के जरिए से। एक ही शय के दो रूप है, एक का नाम हकीकत है, दूसरे का नाम हुस्न है। क्या इम्तियाज है दोनों में, क्या फर्क है दोनों में, कैसे तस्वुर करेंगे, कैसे समझ आएगा कि यह हकीकत है कि हुस्न है? तो भैया जो चीज हमें अक्ल के जरिए से हासिल हो रही है उसे हकीकत कहा जाएगा, और जिस चीज का इल्म हमें एहसास के जरिए से हो रहा है उसे हुस्न कहा जाएगा। यह ख्याल बामगार्डन ने पेश किया है। तो ठीक है, एहसास हो रहा है हुस्न के जरिए से, तो शनाख्त कैसे होंगी हुस्न की? तो हुस्न की शनाख्त के लिए बताया जा रहा है कि हुस्न तनासुब, हम आहंगी, तरतीब और तंजीम का नाम है। हुस्न नाम है, तनासुब, हम आहंगी और तरतीब का नाम है। जैसे ताजमहल, ताजमहल को यकीनन आप सभी ने देखा होगा, असल में ना सही तो आपने मुजस्समे की शक्ल में तो जरूर देखा होगा, जिसके ऊपर अभी काफी कुछ बवाल मचा हुआ है। ताजमहल कैसा है? ताजमहल एक तनासुब में है, उसके मीनारे, उसके गेट के ऊपर लगे हुए वो कंगूरे, वो बताते हैं कि तामीर के अंदर 22 साल का अरसा लग गया। तनासुब है। उसका गार्डन आप देख लीजिए, हम आहंगी उसमें पाई जाती है। उस गार्डन को जब आप जर्ब देंगे तो उसका तामीर का सन निकलकर सामने आता है। हम आहंगी ऐसा नहीं है कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई मुरब्बा नुमा है कोई मुस्ततिल नुमा है। तो तनासुब भी है, हम आहंगी भी है, तरतीब भी है और मुनज़्ज़म भी है। इंतहाई खूबसूरत तरतीब ऐसी कि अगर जलजला भी आता है तो उसके मीनार जो है अपोजिट डायरेक्शन में गिरेंगे ताकि असल इमारत को नुकसान ना पहुंचे। तो सब कुछ मौजूद है, इसलिए वो खूबसूरत है। तो क्या ये हुस्न है? हां, ये हुस्न हो सकता है, लेकिन यही हुस्न है ये जरूरी नहीं, क्योंकि आसमान के बिखरे बेतरतीब सितारे भी हसीन मालूम होते हैं। आए आज जाइए क्लास के बाद टेरिस पर, छत पर, और देखिए सितारों को बिखरे हुए है, ना तरतीब है, ना तनासुब है, ना हम आहंगी है, ना तंजीम है, बस खुदा की कुदरत है, चमक रहे हैं, दमक रहे हैं। तो जिसका ये ख्याल है कि एक तरतीब, एक तंजीम, एक तनासुब, एक हम आहंगी किसी भी चीज को खूबसूरत बनाती है, तो वो हर एक पर जो है हम इस जाब्ते को नहीं, जैसे मिसाल के तौर पर मेरा कुर्ता है, एक कुर्ता जो है आपने बनाया, किस तरीके से बनाया? आपने जो है ये गला है, ये आस्तीन है, ये दामन है ना, इस तरीके से आपका जो है वो पूरा कुर्ता जो है बन के तैयार हो गया है। ठीक है, कॉलर की जगह पर कॉलर है, आस्तीन की जगह पर आस्तीन है, शोल्डर जो है बिल्कुल परफेक्ट है, दामन उसका बिल्कुल बना हुआ है। तो अब क्या इसमें हम आहंगी भी है, हम आहंगी मतलब दोनों आस्तीन एक जैसी, तनासुब भी है, दामन में, आस्तीन में, शोल्डर्स में, ये तनासुब ही तो है, परफेक्शन है, तरतीब है, मुनज़्ज़म है। तो कैसा लग रहा है? हसीन लग रहा है। इसी की बरक्स, किसी और की बात नहीं करता, बेगम की बात कर देता हूं ताकि किसी को बुरा भी ना लगे और एग्जाम्पल के जरिए से मैं अपनी बात भी रख सकूं। अब बेगम का लिबास जो है
वो उसकी एक आस्तीन जो है वो ऐसी बड़ी है, कोई ऊपर से दबी है, नीचे से लटकी है, इधर से चौड़ी है, उधर से ढीली है, इधर से पतली है, उधर से लुकड़ी है, पता नहीं कैसी कैसी है। एक छोटी है, दामन ये बिल्कुल तरतीब में नहीं है बल्कि ऐसा क्रॉस है। गला वो अलग शक्ल का है, अलग शेप का है, अलग साइज का है। कहने का मतलब ये ना तनासुब है, ना हम आहंगी है, ना तरतीब है, ना तंजीम है, फिर भी अच्छी है, फिर भी ठीक ठाक है। नकाब देख लीजिए, इबाया देख लीजिए। यही जब हम जुब्बा पहनते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर में होता है, उसी की जब नकाब कोई खातून पहनती है तो उसमें धूम धड़ाका, टिकली पटाका है ना, अलग अलग शेप, साइज, शक्ल सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। तब ये क्या हो गया? तो भैया हुस्न तो कहा गया था कि तरतीब, तंजीम, हम आहंगी में होना चाहिए, ये तो सब बेतरतीब है। लेकिन बेतरतीब है लेकिन तब भी खूबसूरत लग रहा है। तो आप एक फलसफे पर मुक़य्यद नहीं रह सकते। अफलातून बहुत पहले यह कह चुका था कि हुस्न एक नूर है जो तवाजुन, हम आहंगी, तरतीब और तनासुब से बालातर है। वो नूर है, उसमें तवाजुन, हम आहंगी, तरतीब, तनासुब, इन चीजों को जो तलाश करने की कोशिश मत करो। जैसे अभी मैंने कुछ पेंटिंग बनाई, किसी को खूबसूरत लग रही है, किसी को ना भी लगे, किसी ने मैसेज किया, किसी ने मैसेज ना भी किया। कुछ पेंटर ऐसे बस कैनवास के ऊपर ऐसी आड़ी तिरछी लकीर फेर देंगे, वो भी खूबसूरत है। तो खूबसूरत रंग, रोशनी हुस्न को जाहिर कर रहा है, लेकिन उसकी सीधी, तिरछी, लहरियादार लकीरें जो है वो अजीब गरीब है। भैया मोनालिसा की जो तस्वीर बनाई है डाविंसी ने, वो उसको खूबसूरत लग रही है, और अपना मजनू भैया ने भी एक तस्वीर बनाई थी, जो पहचान पा रहे कमेंट कीजिएगा। सड़क पर लोगों को रोककर डूबते हुए की तस्वीर बनाई जा रही थी। गधे की, घोड़े की, किसकी तस्वीर बना रहा था भैया, वो उसको खूबसूरत नजर आ रही है। तो किसी ने कहा सादगी में हुस्न है, किसी ने कहा सन्नाई में हुस्न है। सनत, कोशिश, सादगी में हुस्न है, किसी ने कहा सन्नाई में हुस्न है। जमाल और जलाल की बहस इसी का नतीजा है, लेकिन दोनों ही हुस्न के रूप है। नन्हे से फूल की दिलकशी भी वो अपनी तरफ खींचती है, और हिमालय की अजमत और रिफत भी हमें अपने तरफ खींचती है। किसी को ताजमहल में भी खूबसूरती नजर आती है, किसी को खंडरों में भी उसके खूबसूरती का पहलू नजर आ जाता है। अब आइए, बहुत खूबसूरती पर बात हो चुकी, हुस्न पर बात हो चुकी, क्योंकि अलग अलग नजरियात बताए गए हैं। तो फिर हम इत्तेफाक किस पर करेंगे? तो भैया इत्तेफाक आपको इस पर करना होगा कि कुछ हुस्न जो है वो चीज में है, और कुछ हुस्न जो है देखने वाले की आंख में है। कुछ हुस्न चीज में है और कुछ हुस्न जो है वो आंख में है। जैसे लैला मजनू, आज की दुनिया जिसे खूबसूरती का पैमाना मानती है, उस नुक्ते निगाह से लैला इनकी निगाह में, मेरा नजरिया नहीं बता रहा हूं मैं, तो बस मजमून को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उतनी खूबसूरत नहीं थी, उतना फेयर कलर उसका नहीं था, लेकिन मजनू उसका दीवाना था, मजनू उसके इश्क में फरेफ्ता था। बल्कि यहां तक कहा गया, तेरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं।
तेरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत, हम जहां में तस्वीर लिए फिरते हैं। हंसी तो और है लेकिन कोई तुझ सा कहा, फूल गुल शम्स कमर सारे ही थे। मीर तकी मीर ने कहा है, फूल गुल शम्स कमर सारे ही थे, पर हमें उनमें तुम ही भाए बहुत, पर हमें उनमें तुम ही भाए बहुत। तो देखने वाले, जैसे किसी का बच्चा उसकी मां को हमेशा खूबसूरत नजर आता है, भले वो अगल बगल पड़ोस चाची ताई मामी को पसंद ना आए, लेकिन वो अपनी मां को बड़ा पसंद आता है, क्योंकि हुस्न ये मां की आंख में है, उसके दिल में है। कभी बैंक में, कभी किसी ऑफिस में जाना होगा तो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी फ्रेम लगी होती है और खाली होती है, एम्प्टी होती है। आपके जहन में सवाल आना चाहिए कि इतनी बड़ी फ्रेम खूबसूरत बनाई है, फोटो ही नहीं है। किसी के जहन में ये ख्याल आ सकता है, फोटो लगाना भूल गए, कितने अजीब लोग हैं, फोटो लगाना भूल नहीं गए, वो छोड़ दिया फ्रेम को, खाली फ्रेम को। तुम्हारी जो सोच है, तुम्हारा जो तखय्युल है, तुम अपनी सोच को उस फ्रेम में देखो, क्या नजर आता है तुम्हें। आईना हमें अपने ही सच्चाई बता रहा होता है। तो अब शेर और अदब में हुस्न की जलवागरी, उसको कैसे पहचानेंगे। तो शेर में जो हुस्न है वो सिर्फ लफ्जों के जरिए से नहीं है, सिर्फ उसके इजहार पर मबनी नहीं है, बल्कि अफलातून ने यह कहा कि उलूम आमाल और कवानीन भी हसीन होते हैं। इस हकीकत की वजाहत कर देते कि हुस्न सिर्फ पेशकश में नहीं, बल्कि जो चीज पेश की जा रही है उसमें भी मौजूद है। सिर्फ हकीकत में हुस्न मौजूद नहीं, बल्कि जो पेश की जा रही है उसमें भी मौजूद है। तो क्या अदब में हुस्न है? हेगल ने बहुत पहले इस तस्वुर को गलत करार दे दिया कि विजदानियत के सिवा शायरी को किसी चीज की जरूरत नहीं, विजदान की जरूरत है। हेगल ने कहा है। हेगल का ख्याल है कि गौर फिक्र के बगैर कामयाब शाहकार वजूद में आ ही नहीं सकता। गौर फिक्र किस बात में होंगी? सोच में, ख्याल में, तस्वुर में, अल्फाज में, मिसरों की तब्दीली में, बेहतर से बेहतरीन के इंतखाब में। यही तो हुस्न है, इसी का नाम तो विजदान है। ऑर्डनॉल ने शायर के लिए मुफक्किर होना जरूरी करार दिया। क्यों? क्योंकि वो सोच रहा है। उसका तखय्युल, उसकी फिक्र उसे महमेज कर रही है। टी.एस. एलियट ने कहा कि शायरी बेशक किसी एहसास या जज्बे का इजहार है, लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि शायरी मानी या मजमून से बेनियाज या बड़ी शायरी में उसकी जरूरत नहीं। हाँ, अल्फाज भी खूबसूरत हो, लेकिन उसका मानी भी हो, उसका मतलब भी हो। एक हम ही थे तेरे मारका राव में, खुशकियों में लड़े और कभी दरियाओं में, दी अजाने हमने यूरोप के कलीसाओं में और कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। तो हसीन भी है और बामानी भी है। यह ख्याल एलियट का है। वॉल्टर पीटर ने अदब को दो हिस्सों में तकसीम किया है, एक है अच्छा अदब और दूसरा है आला अदब। जो अदब सिर्फ हुस्न सूरत रखता हो उसे अच्छा अदब कहा जाएगा, मगर आला अदब जाहिरी हुस्न भी है और मौजू की अजमत भी। जैसे डॉक्टर इकबाल की शायरी, चमक उठा जो सितारा तेरे मुकद्दर का, हबश से तुझको उठाकर हिजाज में लाया। चमक उठा जो सितारा तेरे मुकद्दर का, हबश से तुझको उठाकर हिजाज में लाया। वो दर तुझसे न छूटा एक दम के लिए
किसी के शौक में तूने मजे सितम के लिए, किसी के शौक में तूने मजे सितम के लिए, अजान अजल से तेरे इश्क का तराना बनी और नमाज उसकी अदा का एक बहाना बनी। तो अल्फाज भी है और मौजू की अजमत भी पाई जा रही है। तो हुस्न में क्या तलाश किया जाएगा? फिक्र की अजमत, अजमत है, फिक्र है, मौजू है, लफ्ज और फिक्रों की खुश आवेजी फिर उस फिक्र को मजीद दुबाला कर देंगी। हां, मंजर के मुतालबात अलग है और शायरी के अलग, मगर खुश आवाजी दोनों के लिए जरूरी है। नस्र का भी एक आहंग है। नस्र ऐसी होनी चाहिए जिसे बाआवाज बुलंद पढ़ा जा सके, जबकि शेर ज्यादा कामयाब होगा अगर उसे गाया जा सके। यह फर्क है नज्म में और नस्र में। तो फिक्र की अजमत भी हो और बेहतरीन लफ्जों के इंतखाब भी हो, यह हुस्न के उमूर है। सैयद अब्दुल्ला जो कि एक बहुत बड़े नाकिद है, उनका ख्याल है कि लफ्जों की खुश आवाजी, लफ्जों में मुनासिब हुरूफ का खास एहतमाम, फिक्रों की अंदरूनी तरकीब में आवाज, फिक्री या मिसरों के सिलसिलों में तरन्नुम, सौती मद्दोजर, तरतीब, अल्फाज में मुनासिब मौसीकियत, अदब, पारे का तूल और अशारिय नस्र पारों की मौजूद ज़खामत, ये सब उमूर हुस्न की सिफात में शामिल है। उमूर हुस्न क्या है? फिक्र की अजमत और लफ्ज़ और फिक्रों की खुश आवाज़ी। तो ये जितनी बातें सैयद अब्दुल्ला ने बताई है, ये सब के सब हुस्न के उमूर में शामिल है। तो क्या उसूल होने चाहिए एक जमालियाती नक्काद के? नस्र और शायरी की दुनियाएं बकौल सारतर एक दूसरे से अलग और बहुत दूर। कैसे? क्योंकि जमालियाती नक्काद शेर से इबहाम का मुतालबा करता है और नस्र से वजाहत, सराहत और कतईयत। नस्र में कतईयत चाहिए, वजाहत चाहिए, दलालत चाहिए, सराहत चाहिए, लेकिन शेर वो इबहाम पर मुश्तमिल है। मोमिन खान मोमिन की शायरी को आप देख लीजिए। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, इबहाम पर मबनी है। नस्र हो या बयानिया, नज्म मौजू की मुनासबत के उसके इख्तिसार या तवालत का फैसला करना होगा। दोनों जुदा गाना है, क्योंकि जितने तवील जुमले होंगे वो गौर और फिक्र की हालत और सुकून का पता देते हैं। लेकिन जब शेर और अदब में आप आ जाएंगे तो शेर और अदब में सनाए लफ्जी है, सनाए मानवी है। हाँ, लेकिन सनाए लफ्जी, सनाए मानवी या आम लफ्जों में सनते वो इतनी ज्यादा नहीं हो जाना चाहिए कि कारी उसी में उलझ कर रह जाए कि कहना क्या चाहता है, क्या ख्याल पेश किया जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? खुदा ये हश्र में पूछेगा पारसाओं से, खुदा ये हश्र में पूछेगा पारसाओं से, गुनाह क्यों ना किया, क्या खुदा रहीम ना था। जहन को उलझाया ना जाए। दावा करूंगा हश्र में मूसा पे खून का, दावा करूंगा हश्र में मूसा पे खून का, क्यों उसने आग दी मेरे कातिल की तैग को, क्यों उसने आग दी मेरे कातिल की तैग को। मैं मर गया, मेरे मारने वाला मेरा कातिल है, लेकिन मैं हश्र के दिन अपने कत्ल का दावा हजरत मूसा अलैहि सलाम पर दायर करूंगा। अब ये बड़ी लंबी कहानी है, शायद मैंने कभी बताया होगा। तो भैया मर रहा है, मारने वाला माशूक है, मरने वाला आशिक है और दावा किया जा रहा है हजरत मूसा अलैहि सलाम पर। तो शेर और अदब में सन्नाई जरूरी है, सनतों से काम लिया जाना चाहिए, लेकिन सनत का इतना ज्यादा गलबा ना हो जाए कि वो ऐब मालूम होने लग जाए। नस्र में कम इस्तेमाल होगा, शायरी में ज्यादा इस्तेमाल होगा।
और यही वो अहम निकात है जिन्हें जमालियाती नक्काद किसी भी अदब पारे या फन पारे पर तनकीद के वक्त जो है वो तलाश करने की कोशिश करता है। अब कब से हो रहा है उर्दू में जमालियाती तनकीद का आगाज? तो आजकल से नहीं हो रहा है, पहले से है। मुशायरों को देख लीजिए। अब तासुराती तनकीद जब हम पढ़ेंगे वहां पर मुशायरों की अहमियत ये खुलकर सामने आ जाएंगी। लेकिन मुशायरों में कभी कभी दाद के साथ उसके लफ्जों की हुस्न क़बा पर भी बात की जाती है, लफ्जों का इंतखाब। जैसे डॉक्टर इकबाल ने कहा, मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिया। मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अर्क इन्फियाल के। ये इन्फियाल में एक मुफक्किर साहब ने कहा कि मोती समझ के, समझ नहीं भैया, खुदा क्या लफ्ज समझ नहीं है, सारी समझ की खैरात खुदा के दरबार से तकसीम हुई है। समझ के, ये क्या है समझ के? तो फिर कहा कैसे होना चाहिए? तो कहा मोती बना के शान करीमी ने चुन लिए। मोती समझ के नहीं, मोती बना के शान करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अर्क इन्फियाल में। तो ये क्या है? हुस्न क़ुबा पर रोशनी डाली जा रही है। और हुस्न क़ुबा क्या? यही तो जमालियती तसव्वुर है। लफ्जों की तब्दीली, यही तो जमालियती, इसी को तो एस्थेटिक सेंस कह रहे हैं ना। आपने कुर्ता पहना, पाजामा पहना और उसके ऊपर आप सदरी पहनना चाह रहे थे। बेगम ने आके कहा कि नहीं नहीं सदरी, आप सदरी तो पहन रहे हैं लेकिन नहीं, ये सदरी मत पहनिए, इस तर्ज का जो है ना वो जैकेट पहन लीजिए, ये आप पर सूट करेगा, ये आज के फंक्शन के हिसाब से ठीक है, ये आज की क्लास के अकॉर्डिंग जो है वो सूटेबल मालूम हो रहा है, ये कलर जो है इस कलर के ऊपर जो है वो मैच कर रहा है या कंट्रास्ट है। तो ये क्या है? हुस्न क़ुबा पर रोशनी डाली जा रही है। यही चीज जो है शायरी में आप देख लीजिए। तस्करों के जो अंदाज है, अब तस्करा क्या, वो बाज़ाब्ता फन की एक सूरत इख्तियार कर चुका है। आज इस यूनिट का दूसरा लेक्चर हमारा उसी पर है और उसमें भी जमालियाती पहलू पाया जाता है। अब जमालियाती तनकीद में आपको किन लोगों का नाम नजर आएंगे? उसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलाना शिबली नुमानी, मेहंदी इफादी, अब्दुर्रहमान बिजनूरी, नियाज फतेहपुरी, मोहम्मद हसन अस्करी, असर लखनवी, फिराक गोरखपुरी, ये सब जमालियाती दबिस्तान से वाबस्ता है। इन्होंने पता लगाने की कोशिश की है कि जिनसे शायरी में हुस्न पैदा किया जा सकता है वो वसाइल कौन से हैं, मगर अक्सर लोग जो है जज्बात की राह में बह गए हैं और तनकीद में तासुरात का गलबा है। और यही वजह है कि जमालियाती तनकीद, तासुराती तनकीद, ये जो है जो मशरिकी दबिस्तान है वो बिल्कुल करीब करीब मालूम होता है। हाँ, लेकिन मौजूदा दौर में जो है अदब का मुताला साइंटिफिक वे में किया जा रहा है। यही वजह है कि कलीमुद्दीन अहमद को जब आप पढ़ते हैं तो कलीमुद्दीन अहमद की नज़र में शेर में हुस्न और फिक्र दोनों मौजूद होना चाहिए। जैसे डॉक्टर इकबाल की शायरी के अभी हमने कुछ मिसरे पढ़े, उसमें हुस्न भी है, उसमें फिक्र भी है। लेकिन कलीमुद्दीन अहमद को तरक्की पसंदों से शिकायत है। क्या शिकायत है? कि उन्होंने आदाब फ़न को फरामोश कर दिया। क्यों फरामोश कर दिया? क्योंकि वो तो मकसदियत के कायल थे। हुस्न भी होना चाहिए, फिक्र भी होना चाहिए, और तरक्की पसंद तहरीक में सिर्फ फिक्र थी, हुस्न गायब था, अदब गायब था। आले मसरूर, उनका कहना है कि अदब पहले अदबी तकाज़ों को पूरा करे, उसके बाद वो जिंदगी का खुद खिदमत गुजार हो तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं। जो लोग अदब से मकसदियत का काम लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए आले मसरूर का ये पैगाम है, अदब पहले अदब है। मैंने कल जो कहा था आपसे, वो चाय बनाने के बर्तन, उससे चाय बनाने का काम लेना चाहिए।
हाँ, बाद में आप उसमें दूध गर्म कर सकते, पानी को बॉईल कर सकते, हाँ, लेकिन उसका जो पहले काम है वही लाए थे चाय बनाने, उसके अंदर पानी बॉईल कर रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो उसका काम है वो काम उससे लिया जाए। तो अदब का काम, इसीलिए अदब बराए अदब का नजरिया पेश किया गया। पहले अदब की तर्जमानी हो, हाँ, उसके बाद फिर आप उससे दूसरा कुछ काम ले सकते हैं, तो लेने की कोशिश कर सकते हैं। आले मसरूर उन कदरों की अहमियत को वाजे करते जो अदब को अबदी और आफाकी बनाते हैं। प्रोफेसर खुर्शीदुल इस्लाम वो मुतालबा करते फनकार से, तख्लीकार से, कि उसकी तख्लीक में फनी तकमील मौजूद हो। उनकी राय में शायरी अगर मौसीकी वो मुसव्विरी ना बन सके तो कामयाब शायरी नहीं। और इन सब का मकसद क्या है? पहली स्लाइड में हमने वही तो देखा था, हिज हासिल करना, मसरत हासिल करना। तो प्रोफेसर खुर्शीदुल इस्लाम ने भी यही कहा। अब हमारे जो मार्कसी नक्काद है, मार्कसी नक्कादों का काम क्या है? मकसदियत, तरक्की पसंद तहरीक कह लीजिए, मार्कसी नक्काद कह लीजिए, सब ने जो है मकसदियत की तरफ तवज्जो दी है। मोहम्मद हसन, कमर रईस, सैयद मोहम्मद अकील अदब की पैगंबरी को ही काफ़ी नहीं समझते। पैगंबरी मतलब पैगंबरी से मुराद क्या? पैगाम पहुंचाने वाला। अदब का काम सिर्फ पैगंबरी नहीं है, बल्कि अदब में हुस्नकारी भी होना चाहिए। गोपी चंद नारंग ने उसलूबियाती और साख्तियाती तनकीद को फ़रोग दिया और शेर अदब की तफ़हीम व तहसीन की नई राहें निकाली। शमसुर रहमान फारूकी, वहीद अख्तर, उन्वान चिश्ती ने भी जमालियात की तरफ तवज्जो देने की जो है कोशिश की है। आ जाइए अब माहसल पर, क्या निचोड़ है इतनी पूरी क्लास लेने का? वरना देखा जाए मार्केट में मौजूद कोई भी गाइड उठाकर आप देख लीजिए, एक पेज से कम मवाद ही आपको मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। और हमने तो 1 घंटा उस पर लगा दिया, हुस्न को समझने में आधा घंटा लगा दिया। हो सकता कुछ लोग जो है बेजार भी हो रहे होंगे कि बस करो यार, आगे बढ़ो। लेकिन इसी का नाम तो भैया ये है, आज का 1 घंटा पूरी जिंदगी आपके लिए मुफीद और मुआविन साबित होगा। क्योंकि यही बहस तो आपको क्लासरूम में आगे चलकर करनी है, अपने स्टूडेंट्स के सामने फलसफे को समझाना है। यूजीसी नेट आपका वो 7-8 लाइन पढ़कर निकल जाएगा, लेकिन क्लास में आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? क्या है एस्थेटिक सेंस, एक्सप्रेशनिज्म, एक्सटेंशियलिज्म? सार्टर का क्या ख्याल है? गोएटे क्या कहता है? हेगल का नजरिया क्या है? कांट क्या कहता है? आजबूरन ने क्या कहा है? टीएस एलियट का क्या मानना है? हुस्न तंजीही है या तजसीमी है? तो माहसल क्या है? अदब के जमालियाती तजर्बा समझ के पढ़ने वालों के 2 तबके हैं। कौन कौन से? एक उन लोगों का जो महज अपने तासुर या महज अपने ज़ौक़ की रहनुमाई में हिज भी उठाते हैं और जरूरत पड़ने पर यह फैसला भी सादिर करते हैं कि अदब पारे ने अपने मकसद की तकमील की या नहीं। तो ये कौन सा गिरोह हो गया? यह है तासुराती गिरोह। तासुराती गिरोह है ये, हिज भी उठा रहे हैं, फैसला भी सादिर कर रहे। दूसरा गिरोह वो है जो महज ज़ौक़ की रहनुमाई को काफी नहीं समझता, बल्कि अपनी राय की तायद में अक्ली दलीलें पेश करना भी जरूरी है। इसलिए हमने हुस्न की जो मिसालें दी है वो अक्ली दलील पर मबनी है। जैसे मुनज़्ज़म, तंजीम, तरतीब, हम आहंगी। आधा घंटा वेस्ट करना या अपनी इल्मी लियाकत और काबिलियत बताना जरूरी नहीं था, दलील पेश करना जरूरी थी। कि कुछ लोगों ने कहा कि हुस्न नाम है तरतीब, तंजीम और हम आहंगी का, तो जरूरी नहीं है। ताजमहल तंजीम में है तब भी खूबसूरत है, मेरे इलाके का टूटा हुआ किला खंडर है फिर भी खूबसूरत है। लिबास तरतीब में तब भी खूबसूरत है, बेतरतीब है तब भी सुहाना है। छोटा सा फूल जो एक मुट्ठी में समोया जा सकता है वो भी हसीन है, और आसमान को छूते हुए पहाड़ वो भी हसीन है, वो भी खूबसूरत है। तो एक गिरोह वो है जो अपनी ज़ौक़ की रहनुमाई में हिज हासिल करता है, फैसला सुनाता है, वो तासुराती गिरोह है। जबकि दूसरा गिरोह ज़ौक़ की रहनुमाई भी चाहता है और अक्ली दलीलें पेश करना भी उसके पास जरूरी है। तो जमालियाती तनकीद में साइंटिफिक असास भी जरूरी है,
तासुराती तनकीद भी ज़रूरी है, लेकिन जमालियाती तनकीद और तासुराती तनकीद को खलत मलत नहीं करना चाहिए। तासुराती तनकीद को आगे चलकर हम कल या परसों सीखेंगे, समझेंगे, तब जाकर आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या फ़र्क है जमालियाती तनकीद में और तासुराती तनकीद में। ऊपर हम नाम तो यूँ देख चुके हैं, लेकिन एक फ़हरिस्त, कौन है जमालियाती तनकीद निगार? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलाना शिबली नुमानी, मेहदी इफ़ादी, अब्दुर्रहमान बिजनूरी, नियाज़ फ़तेहपुरी, मोहम्मद हसन अस्करी, असर लखनवी, फ़िराक गोरखपुरी। इससे पहले की स्लाइड में क्यों इनको तनकीदी नक्काद कहा गया वो भी मैंने पेश किया था, लेकिन अभी हटा दिया क्योंकि फिर वो बहुत डिटेल में हो जाता है। जैसे मोहम्मद हुसैन आज़ाद की कौन सी किताब है या किस इक़्तिबास से, किन पैराग्राफ की रोशनी में आप ये कह रहे हैं कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद जमालियाती नक्काद। जैसे मेहदी इफ़ादी, तो मेहदी इफ़ादी का शुमार इसमें क्यों किया गया? तो बहुत तवील बहस हो जा रही थी, इस वजह से उन तमाम तर सफ़ात के इक़्तिबासात को हमने हटा दिया। सिर्फ आप इतना याद रख लीजिए कि ये वो नाक़िदीन की फ़हरिस्त है जिनका ताल्लुक़ दबिस्तान, जमालियाती दबिस्तान से है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि जो मौजू है उस पर कुछ लब कुशाई करने की जसारत किया होगा। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप सवालात को पूछ सकते हैं। बस सूरत दिगर फिर हम क्लास का इख्तिताम करेंगे इंशाल्लाह। और अगर आपने ऊपर मैसेजेस किए होंगे तो उन मैसेजेस को दोबारा कर दीजिए ताकि मैं उनके जवाबात आपकी खिदमत में पेश कर सकूं।